बेसबॉल। Baseball is what has it done for cricket? जिसे शुरू किया गया था ताकि इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड में डोमिनेट करे, लेकिन इसने तो इंग्लैंड का तमाशा ही बना के रख दिया है। कभी जैस बॉल, कभी ट्रैप बॉल और कभी नैस बॉल, इन्होंने तो इंग्लैंड के बेसबॉल को लताड़ के ही रख दिया है। पूरी दुनिया बेशक कहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड क्रिकेट की इस तबाही का कसूरवार अकेला बेसबॉल नहीं है। Everyone else you are wrong and we are right. तो फिर इसके पीछे की असली वजह है क्या और इसमें पाकिस्तान के सीखने के लिए क्या है, आइए समझते हैं। मैकलम की डॉक्ट्रिन ये कहती है कि 30 पे 3 आउट है तो और तेज खेलो ताकि 70 पे 5 हो जाए। But this is not Ashes cricket. Viv Richards, you are wrong. Everyone else you are wrong and we are right. अस्सलामुअलैकुम। जब से इंग्लैंड एशेज 2025 हारा है, तब से हर किसी ने इंग्लैंड को बेसबॉल के ताने देना शुरू कर दिए हैं। चाहे फिर पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो या फिर पूरी दुनिया का मीडिया, हर कोई इंग्लैंड की इन बेतरबे शिकस्तों का जिम्मेदार बेसबॉल को ही ठहरा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से सिर्फ बेसबॉल को इस चीज का कसूरवार ठहराना बिल्कुल गलत है। इसके पीछे मेरे ख्याल से दो बड़ी रीजंस हैं और वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन वो रीजंस जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बेसबॉल है क्या, इसको शुरू किसने किया और आखिर क्यों किया। मतलब कि जब टेस्ट क्रिकेट एक कन्वेंशनल तरीके से खेली जा रही है तो टेस्ट क्रिकेट को क्या जरूरत है T20 क्रिकेट बनाने की। इस चीज का जवाब तो ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ही दे सकते हैं। लेकिन आइए हम जानते हैं कि आखिर ये बेसबॉल कब और क्यों शुरू किया गया था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2021 से, जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज यानी कि एशेज खेलने के लिए। इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के कैप्टन होते हैं जो रूट, लेकिन बदकिस्मती से इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को जो रूट की कप्तानी में बहुत बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया हरा देता है। इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-0 की बदतरीन शिकस्त होती है और ये न सिर्फ जो रूट के लिए बल्कि पूरी की पूरी इंग्लैंड नेशन के लिए एक शर्म का मकाम था। इस शिकस्त के बाद इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर जाते हैं और इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड को भी कोचिंग से हटा दिया जाता है। और यहीं से ही इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट के एक नए दौर का आगाज होता है। बेन स्टोक्स को इंग्लैंड का टेस्ट कैप्टन अपॉइंट किया जाता है, जबकि ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड का हेड कोच अपॉइंट किया जाता है। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि ब्रेंडन मैकलम ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बना दी थी और ब्रेंडन मैकलम ने अपना पूरा करियर भी इसी तरीके से खेला था, जहां पर वो एग्रेसिव क्रिकेट खेला करते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट में भी एग्रेसिवली खेले, क्योंकि ओडीआई और T20 क्रिकेट में तो ओवेन मॉर्गन की कप्तानी में ऑलरेडी इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी। लेकिन ब्रेंडन मैकलम अब उस चीज को टेस्ट क्रिकेट में भी अप्लाई करना चाहते थे और इसी वजह से ये ब्रेंडन मैकलम ने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर इस एग्रेसिव इंटेंट वाली क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट पर भी अप्लाई करने का फैसला किया और इसका नाम रखा गया बेसबॉल। इस टेक्निक का नाम बेसबॉल इस वजह से पड़ा क्योंकि ये टेक्निक इंस्पायर्ड है गेम बेसबॉल से। अगर आपने जॉनी बेरिस्टो को खास तौर पर नोटिस किया हो तो वो अपने बैट को बहुत ऊपर से लेकर आते हैं। इससे होता ये है कि बैट में एक नेचुरल स्विंग आता है और बॉल को बहुत अच्छे तरीके से हिट किया जा सकता है। इंग्लैंड के इन प्लेयर्स को देखने के बाद आपने देखा होगा कि फखर जमान ने भी अपनी टेक्निक में थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो भी इंग्लैंड के बैटर्स की तरह अपने बैट को काफी ऊपर से लेकर आते हैं ताकि हिट मारने में ज्यादा आसानी हो और इसी वजह से इस टेक्निक का नाम बेसबॉल रखा गया था, क्योंकि ये टेक्निक बेसबॉल से इंस्पायर्ड है। बेसबॉल में अगर आपने देखा हो तो जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने बैट को कुछ इसी तरीके से स्विंग करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे ये पॉइंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। मतलब यार अगर टेस्ट क्रिकेट को T20 क्रिकेट ही बनाना है तो टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट में फर्क क्या रह जाएगा। मतलब कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगर इस चीज को इस वजह से शुरू किया था कि लोगों की दिलचस्पी टेस्ट क्रिकेट में कम होती जा रही है, तो ऐसा भी नहीं है। इंग्लैंड में उसी कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट को देखने के लिए भी आज भी ग्राउंड खचाखच भरे होते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया में से कोई इस काम को करता तो समझ भी आती थी कि लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए इस काम को किया गया है। लेकिन इंग्लैंड में तो लोग आज उसी जोको शौक से उसी कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं, तो फिर इस काम की मेरी को समझ नहीं आई कि इंग्लैंड ने आखिर ये काम किया क्यों। वैसे इसका बेहतर जवाब ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ही दे सकते हैं, लेकिन अब हमारी रसाई उन तक तो नहीं है। वैसे अगर आपको इस चीज की कुछ समझ आई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये तो होगी बात कि आखिर बेसबॉल है क्या और इसे क्यों अप्लाई किया गया था। अब आइए बात करते हैं कि आखिर इंग्लैंड की क्रिकेट की तबाही के पीछे क्या सिर्फ बेसबॉल का हाथ है या फिर इसकी वजह कुछ और है। तो मेरे ख्याल से बेसबॉल के अलावा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नो गेम अवेयरनेस। अगर आपने इसी एशेज 2025 के थर्ड टेस्ट मैच में देखा हो कि जब इंग्लैंड की 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी
और हैरी ब्रूक उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए थे। अब अगर इंग्लैंड की 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी तो हैरी ब्रूक को चाहिए था कि वो क्रीज पर रुके, लेकिन उन्होंने आते साथ ही मिचेल स्टार्क को पहली बॉल से ही हिट करने की कोशिश की। इस सीन को देखने के बाद मोहम्मद हारिस ने भी इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था कि इसे कहते हैं एग्रेसिव इंटेंट, लेकिन हकीकत में इसे एग्रेसिव इंटेंट नहीं बल्कि जीरो गेम अवेयरनेस कहते हैं। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के एक मैच में पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट कंफर्टेबली जीत रहा था और पाकिस्तान को 36 गेंदों पर सिर्फ 40 रन की जरूरत थी और पाकिस्तान के हाथ में थी 7 विकेटें, लेकिन जब बुमराह बॉलिंग करने के लिए आए तो मोहम्मद रिजवान ने एक गैर जरूरी शॉट खेलने के चक्कर में उन्हें अपनी विकेट दे दी और उसके बाद पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। लेकिन मैच के बाद वसीम अकरम ने क्या कहा था कि मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल भी गेम अवेयरनेस नहीं है, बल्कि हमारे किसी भी प्लेयर को गेम अवेयरनेस नहीं है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है? बाबर बताएगा, कोच बताएगा। पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन। अब रिजवान को मैं बताऊंगा कि मेन बॉलर आया है 1 ओवर के लिए, विकेट लेने आया है, तुम उसे सिंगल कर लो। आपने 10 ओवर के बाद चौका ही कोई नहीं मारा। गेम अवेयरनेस के बारे में अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो आप इसकी मिसाल इस तरीके से ले लो कि आपने मैच से पहले सोचा कि आपने इस मैच में एग्रेसिव इंटेंट के साथ जाकर बैटिंग करनी है और आपकी टीम की 2 से 3 विकेटें जल्दी गिर गई। उसके बाद उसूली तौर पर तरीका ये होना चाहिए कि आपको पिच पर जाकर थोड़ी देर कयाम करना चाहिए और स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये होती है गेम अवेयरनेस कि आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लो कि मुझे इस सिचुएशन में किस तरीके से बैटिंग करनी है। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में भी जाकर अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हो तो इसे कहते हैं जीरो गेम अवेयरनेस, जिसका मुजाहिरा मोहम्मद हारिस ने एशिया कप में भी किया था। जब पाकिस्तान अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में था तो मोहम्मद हारिस ने क्रीज पर सेट होने के बजाय अक्षर पटेल को छक्का मारने की कोशिश की और वो आउट हो गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने देखा हो उसी एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा ने 53 बॉल्स पर 70 रन की इनिंग्स खेली थी। अगर आप देखो तो T20 क्रिकेट के हिसाब से आजकल जिस तरह T20 क्रिकेट खेली जा रही है तो वो कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं थी। 53 बॉल्स में तो प्लेयर्स 100 स्कोर कर देते हैं, लेकिन तिलक वर्मा ने सिर्फ 70 रन बनाए थे। इसके बावजूद इंडिया वो मैच जीत गया था क्योंकि वहां पर तिलक वर्मा ने गेम अवेयरनेस का मुजाहिरा किया था। वहां पर उस चीज की जरूरत थी कि क्रीज पर कोई प्लेयर रुके और एंड तक जाए। इसके बाद इसकी दूसरी सबसे बड़ी रीजन है ओवर डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल्स। जो रूट ने आखिरी 10 सालों में यानी कि साल 2015 से लेकर साल 2025 तक 30 से भी ज्यादा टेस्ट सेंचुरी स्कोर की हैं और इस वक्त उनकी कुल टेस्ट सेंचुरीज की तादाद 41 है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि जो रूट आखिरी 10 सालों में इंग्लैंड को एक भी एशेज सीरीज नहीं जितवा पाए। इंग्लैंड ने आखिरी दफा एशेज सीरीज साल 2015 में जीती थी जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में 3-2 से हराया था और वो भी उस वक्त जब एलिस्टर कुक अपने करियर के पीक पर थे। उसके बाद से ना तो इंग्लैंड अपने घर में और ना ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को एशेज हरा पाया है। इसकी वजह है जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर्स पर ओवर डिपेंडेंसी। अगर आप स्टैट्स उठाकर देखोगे तो जब भी जो रूट एक टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करते हैं तो इंग्लैंड के चांसेस 50 से 60% से भी ज्यादा हो जाते हैं कि इंग्लैंड उस टेस्ट मैच को जीतेगा। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड अगर जो रूट किसी टेस्ट मैच में फेल हो जाते हैं तो इंग्लैंड के वही चांसेस 50% से भी नीचे आ जाते हैं उस टेस्ट मैच को जीतने के। लेकिन ये ओवर डिपेंडेंसी आपको चंद मैचेस ही जितवा सकती है और ये ओवर डिपेंडेंसी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो साल 2025 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी जो कि 2-2 से ड्रॉ रही थी, उसमें भी जो रूट ने परफॉर्म किया था और इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से उस टेस्ट सीरीज को जो रूट की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 2-2 से ड्रॉ करने में कामयाब हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये चीज एक आधी दफा काम कर सकती है कि कोई प्लेयर आपको एक सीरीज अपने बलबूते पर जितवा सकता है, लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म नहीं है। अब भी एशेज 2025 में जो रूट ने 2 टेस्ट सेंचुरी स्कोर की हैं और 400 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और इंग्लैंड के टॉप स्कोरर बने हैं। लेकिन क्या हुआ, बाकी प्लेयर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं आई, इस वजह से इंग्लैंड वो टेस्ट सीरीज 4-1 से हार गया। कोई भी एक प्लेयर अपने बलबूते पर आपको 1, 2, 3, 4 या फिर ज्यादा ज्यादा 5 मैचेस जितवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जितवा सकता क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है और आपको एज अ टीम परफॉर्म करना होता है तभी आपकी टीम जीतती है। तो ये तो थी बेसबॉल और उसके ट्रैजिक डाउनफॉल की कहानी। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के इस डाउनफॉल की और क्या रीजन हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।